जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। क्योंकि इसको इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इसी मंथ के लास्ट में ALP CBT 2 का एग्जाम होने वाला है। और उसमें जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं ना, बहुत ही ज्यादा परेशान है कि कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। ये एकदम सही टाइम है बेटा कि आप जो टॉपिक सबसे ज्यादा आता है ना, उस पर रिवीजन जरूर करिए। और इस टॉपिक की शुरुआत करने के लिए ना, मैं आपको एक मनोज जो वाजपेयी है उनका एक कोटेशन देना चाहता हूँ कि जब खोने के लिए कुछ ना हो ना, तब पाने के लिए पूरा आसमान होता है। और ये कोई और नहीं बोला, ये मनोज वाजपेयी जी, आपको मालूम है कि बहुत ही फेमस एक्टर है, जो कि खुद उनका जिंदगी देखा जाए तो बहुत संघर्षों से बीता है, तो वो बताया ऐसा। और ये बहुत अच्छा आपके लिए कोटेशन था, तो मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आराम से देखिएगा, क्योंकि ना इसको हड़बड़ा के आपको देखने का जरूरत नहीं है। आपको जो जो चीजें मैं बताऊंगा, आपको ये भी बता देता हूँ बेटा कि मैं आपको इसमें ना एस्टिमेशन कास्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूं कि किस किस बेसिस पे क्वेश्चन ये बना हुआ है। ठीक है ना, आप देखेंगे ये वाला किस किस बेसिस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, हमको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, ये सब वाले जगह पर हमको ज्यादा ध्यान देना है। मैं सारे क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो से बस लास्ट तक बने रहना। ठीक है ना, देखिए सबसे पहला नंबर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैंने अपने चैनल पे पूरा पढ़ाया है NCERT बेस पर। आप आराम से उसमें, इससे आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल मिलेगा। आप बोलेंगे सर इतना थोड़ा सा नहीं आएगा, ये बेसिक है ना, तो बेसिक में 75 में टोटल 75 है ना, तो कम से कम बेसिक से आप 8 से 9 क्वेश्चन को गैस कर सकते हैं कि ये आएगा ही आएगा। इसमें क्या क्या होगा, तो ओम्स लॉ थ्योरी आ सकता है, रेजिस्टेंस निकालने एक न्यूमेरिकल फिक्स है, सीरीज पैरेलल सर्किट, किरचॉफ्स लॉ, पावर निकालने का, एनर्जी निकालने का और एफिशिएंसी निकालने का। इससे एक बेसिक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। आपको अगर देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, ये बेसिक है, इसको छोड़िएगा मत। बाकी हम सब में टिक लगा सकते हैं कि किससे सबसे ज्यादा आता है, बट ये बेसिक चैप्टर में ना हम कुछ भी चीजें छोड़ नहीं सकते बेटा, इसीलिए इसको पूरा पढ़िएगा। क्लियर है। दूसरा नंबर आप देखेंगे डीसी मशीन से ना, तो इससे वेरी हाई न्यूमेरिकल का मतलब है कि एक न्यूमेरिकल और 3 थ्योरी आ सकते हैं इसमें से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहला नंबर, ये डीसी जनरेटर और डीसी मोटर लिखा है ना, ये और कुछ नहीं बेटा, इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि योग किससे बनता है, डीसी मशीन के मतलब डीसी जनरेटर के स्टेटर में कौन से वाइंडिंग करते हैं, डीसी जनरेटर के रोटर में कौन से वाइंडिंग करते हैं। ये सब चीज आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है, इंटरपोल का काम क्या होता है, ब्रश किससे बनाते हैं, कार्बन से या कॉपर से। ये सारा चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा, क्योंकि इन्हीं से सबका मटेरियल किस मटेरियल से बना है और कौन सा उसका वर्क है, उसका कार्य क्या होता है, ये तो एकदम दिमाग में याद करके जाना है, मतलब जाना ही। माफ करिएगा, और लाइट ऑफ हो गया था। ठीक है ना, तो ये इस टाइप में आपको पता चला ना, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा नंबर, ये EMF इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक न्यूमेरिकल जो बोल रहा हूँ ना, इससे फिक्स है 5ZNP/60A वाला, ये न्यूमेरिकल एकदम फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन आने का। ठीक है ना, टॉर्क इक्वेशन से क्वेश्चन क्या आएगा, टॉर्क इक्वेशन से सिर्फ पूछेगा सीरीज के लिए कैसा होता है, सीरीज और डीसी सीरीज मोटर के लिए, डीसी शंट मोटर के लिए और डीसी कंपाउंड मोटर के लिए पूछ सकता है। जैसे डीसी सीरीज के लिए टॉर्क जो होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के बराबर होता है, शंट मोटर के लिए जो टॉर्क होगा आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये सब चीज आपको आपके नोट्स में जब आपने पढ़ा होगा, आपको जो भी पढ़ाया होगा वो आपको पक्का लिखाया ही होगा। ये सब चीजें इसको छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है ना, उसके बाद है स्पीड इक्वेशन, यही वाला स्पीड इक्वेशन है, ये वाला जो आपको इसको दिखाना रहेगा। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल है। आर्मेचर रिएक्शन, इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का मेन क्वेश्चन सिंक्रोनस से बनेगा। ठीक है, डीसी में आर्मेचर रिएक्शन के क्वेश्चन उतने आते नहीं है, आपको मेन सिंक्रोनस में पढ़ना रहेगा, जो मैंने आपको शॉर्ट्स में दिया था। मैं पिक भी लगा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये पिक, जिसमें सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर के अलग अलग पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन का नेचर कैसा होगा
होगा, ये पूछता है। तो डीसी में इसको पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉसेस से पूछ सकता है बेटा कि कौन सा फिक्स्ड लॉस होता है, कौन सा वेरिएबल लॉस होता है, कौन सा, मतलब अगर मैं बोलूं तो जैसे अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, विंडेज लॉस क्या होता है, ये सब पूछ सकता है। एफिशिएंसी ना टेस्टिंग से ये क्वेश्चन बनाता है, टेस्टिंग कि कौन से टेस्टिंग से हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर मैं बोला आपको, एक मैं नाम ही ले ले रहा हूं, स्विनबर्न टेस्ट, इसका संबंध किससे है, कौन से मशीन से है, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। या इस टेस्ट से हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, ये सारा चीजें आपको टेस्टिंग ध्यान में रखना है। सिर्फ मेथड का नाम और उस मेथड से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लॉसेस, पावर फैक्टर, या फिर हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। ये सब चीजें आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। स्पीड कंट्रोल, ये वाला जो टॉपिक है ना, स्पीड कंट्रोल, ये सिर्फ पूछता है कि रेजिस्टेंस से बढ़ाने से स्पीड कैसे चेंज होगा। अगर मैं किसी मोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो स्पीड कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको मालूम है। फ्लक्स कंट्रोल मेथड, रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, और हम लोग और एक मेथड याद होगा आपको, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये सब चीजें हम लोग करते थे, ध्यान है ना। तो ये इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा बेटा, छोड़िएगा नहीं। और इसी में ना ये लिखना भूल गया है, मैं इसको निकाल रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे को देखना था कि चैट जीपीटी क्या क्या दे रहा है। तो चैट जीपीटी जो दे रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट चैट जीपीटी को यूज करते हैं, हाँ ऐसा देगा, ऐसा नहीं है बेटा। चैट जीपीटी आपको 100% दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूं, ये जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा। कर्व आप बोलेंगे सर कौन कौन सा, तो पहला नंबर स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, नंबर सेकंड स्पीड वर्सेस टॉर्क का, और नंबर थर्ड टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। मैं इसको आपको शॉर्ट्स में आज ही दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको मिल जाएगा। इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। तो मोटर में आपको सीरीज का पढ़ना है बेटा, शंट का पढ़ना है और कंपाउंड का पढ़ना है। तीनों कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ एक डब्बे में बनाना है और एकदम रट्टा मारना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा उसको आप बना लेंगे, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा बेटा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, मैं इसको शॉर्ट्स में करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूं कि ये टॉपिक अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो इन 10 दिनों में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सफिशिएंट है बेटा, डीसी में इतना मोर देन इनफ है, ठीक है ना। चले, अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना बेटा, वो ये है कि अभी ना जो भी पेपर होता है ना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ना आपको केस रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। केस रिलेटेड का मतलब है कि जैसे मैं आपको बोलूंगा कि एक मोटर चल रहा है, बढ़िया एक मोटर चल रहा है, आपको उसको उल्टे डायरेक्शन में घुमाना है, आपके टर्मिनल का चेंजेस कैसा होगा। ये मतलब इस प्रकार का केस रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें बच्चा सोचे, पढ़े और मतलब वो दिमाग लगा के बनाए। तो ये सब चीजें भी आने का संभावना है। आपने देखा एसएससीएल में, आपने देखा एमपीजेई में, तो ये सब चीजें आने का संभावना होता है। हर बार पैटर्न जैसे चेंज होता है ना, तो हमको उस पैटर्न के हिसाब से चलना है। जैसे रेलवे जेई का पेपर हुआ, बहुत आसान, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत आसान भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक क्वेश्चन था। अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा वो बना लेगा। 1 लाइनर था, कोई ज्यादा नहीं, उसमें कोई भी नए वेरिएशन वाले आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन एएलपी में मिल सकता है बेटा, क्योंकि इसमें आईटीआई वाले भी आते हैं, जे डिप्लोमा वाले भी आते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी आते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको इसमें देखने मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा और ये रखिएगा बेटा, आपको 75 में 75 नहीं बनाना है बेटा। आपको कोई यहाँ पर आईआईटी लेवल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के नहीं निकलना है। आपको सिर्फ 75 में 30 नंबर लाना है। मैं बोलूंगा आप 40 का टारगेट लेके चलिएगा तो 30 आएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना है बस, हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। जितना बनता है उतना ही बनाना है, क्योंकि यह पेपर से क्वालिफाई नेचर का है। मेन जो आपको नंबर लाना है, जिसमें आपको मार्क्स मिलेगा, जिसमें आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, वो सीबीटी 2 का नॉन टेक पोर्शन रहेगा, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जाए, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल बोल रहे हैं ना, मैं इससे बोलूंगा कि आपका न्यूमेरिकल 1 अगर आ गया तो आ गया। ट्रांसफार्मर से इस लेवल पे एएलपी पे नहीं देता ज्यादा क्वेश्चन, आपको देगा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन लिखा नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन, हर एक मशीन का आपको कंस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स,
मटेरियल और उसका क्या यूजेस है, उसका कार्य क्या है, ये एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा बुकोल्स रिले क्या होता है, कोई भकोल्स बोलता है, कोई बुकोल्स बोलता है, जो बोल रहे हैं आपको रिले क्या होता है तो आपको बताना है भाई। मैं बोला ब्रेसिंग डिवाइस क्या होता है तो आपको मालूम होगा। अगर मालूम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर में ब्रेसिंग डिवाइस क्या होता है, मुझे जरूर बताइएगा बेटा। ईएमएफ इक्वेशन का सिर्फ क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं बेटा, कभी इक्वेशन दे दिया कि 4.44 एफ एन ये वाला जो अगर दे देता है ना तो बात अलग है, बाकी इससे इक्वेशन से कोई क्वेश्चन ऐसा खास बनता नहीं है। बस आपको ये कर्व में यही ध्यान रखना है कि फ्लक्स ना अपने मैक्सिमम पोजीशन पर ये वाले T/4 समय में पहुंचता है। T/4 बोले चाहे 25% बोले चाहे 0.25 सेकेंड बोले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैंने ट्रांसफार्मर के वन शॉट में पूरा अच्छे से पढ़ाया है, आपको इलेक्ट्रिकल इसी चैनल पे ट्रांसफार्मर का वन शॉट पूरा मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वन शॉट मैंने पढ़ाया हुआ है, सफिशिएंट है उतना पढ़ना, ठीक है ना, आप देख सकते हैं उसको, ठीक। हाँ, न्यूमेरिकल बनाएगा तो ये टर्न्स रेशियो से बना सकता है बेटा, यही टर्न्स रेशियो इसी में आ जाएगा ना, वोल्टेज एंड करंट रेशियो। तो टर्न्स रेशियो से मैं एन लिख दे रहा हूं, इससे न्यूमेरिकल बना सकता है। आपको मालूम है टर्न्स रेशियो क्या होता है बेटा, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू, मैं बोला V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू, ये उल्टा हो जाता है बेटा, करंट I2 डिवाइडेड बाई I1, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ये टर्न्स रेशियो होता है, ये टर्न्स रेशियो है ना, जैसे ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ना रहता है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिखते हैं आप, ये वाला कैसे लिखेंगे, V2 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1, जस्ट उल्टा करके लास्ट में इसको पलट दिया ना। ये इससे न्यूमेरिकल दे सकता है, बट अभी मेरे को नहीं लगता कि एएलपी में आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। एफिशिएंसी निकालने का पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट दे देगा, इनपुट दे देगा और लॉस दे देगा, बोलेगा भाई इस ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का ना थ्योरी, न्यूमेरिकल नहीं बेटा, थ्योरी पूछ सकता है। लैगिंग में वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, लीडिंग में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, जीरो में वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, ये सब वाले क्वेश्चन इस पे दे सकता है, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर का। थोड़ा सा 3 फेज में ना संपनर टेस्ट भी पढ़ के जाइएगा, संपनर टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये संपनर टेस्ट, हालांकि इसको आईटीआई वाले नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, क्लियर है। लेकिन ओसीएससी टेस्ट इसको तो जरूरी पढ़ के जाइएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉसेस, ट्रांसफार्मर के लॉसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन लॉस हो गया तो एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉसेस आपने सुना है, एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्लियर है। और ऑटो ट्रांसफार्मर, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ना सिर्फ आपको पढ़ना है सेविंग ऑफ कॉपर का फॉर्मूला, सेविंग ऑफ कॉपर एंड ना, अगर मैं और बोलूं इसमें तो एक ना कंडक्शन मोड होता है और एक इंडक्शन मोड होता है, तो दोनों का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाना है, ठीक है ना। ये दोनों का सिर्फ फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना है, ये भी थ्योरी बनाएगा सिर्फ, इससे आपको आईटीआई और डिप्लोमा लेवल पे न्यूमेरिकल नहीं देता, अगर आप एई लेवल पे जाएंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, क्लियर है। तो मैं अभी टॉपिक आपको बताया जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए, बस देखिएगा आपने कौन कौन सा चीजें पढ़ा है उसको नोट कर लीजिएगा। मैंने पहले ही बोला था बेटा वीडियो लंबा हो सकता है, आप भले भगा भगा के देखिए लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीजों का निचोड़ भी बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एसी फंडामेंटल, मैं इसमें बोलूंगा बेटा कम से कम 2 न्यूमेरिकल आने की संभावना होती है इसमें, 2 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल तो ये आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर,
फेज एंगल, ये सबसे देगा, और एक इंपिडेंस निकालने के लिए देता है। रेजोनेंस का थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो SCCL में भी आया था, RRB जेई में भी आया हुआ है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ALP CBT 2 में छपेगा ही छपेगा रेजोनेंस का कंडीशन। तो मैं सारा चीजें शॉर्ट्स में आपको दिया हूं, आप आराम से उस चीजों को शॉर्ट्स को भी पहले देख ले आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो AC को बिल्कुल मत सुनना, जैसे फर्स्ट टॉपिक था ना अपना, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर था ना हमारा, जो ये बेसिक था, वैसे ये AC का बेसिक है, इसको छोड़ना नहीं है बेटा, पूरा पूरा पढ़ के जाना है। खासकर इसका टेबल, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में टेबल भी करवाया हुआ है, वो टेबल जरूर पढ़ के जाइएगा। आप बोलेंगे कौन सा टेबल सर? ये वाला टेबल बेटा जो मैं बात कर रहा हूं, ये वाला टेबल बेटा, ये आप देख पा रहे होंगे, तो देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको, ये वाला मैं टेबल का बात कर रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है ना। AC में तो ध्यान रखिएगा ये वाला। नेक्स्ट है सिंगल फेस एंड 3 फेस सर्किट, ठीक है ना। ये जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना सर कि ये नेटवर्क और सर्किट क्या है, तो देखिए बेटा, सर्किट ना नेटवर्क का एक पार्ट होता है। आप जैसे ही नेटवर्क में जाएंगे ना, तो आपको दुनिया भर के नेटवर्क मिलेंगे, लेकिन अभी जो 3 फेस AC सर्किट का बात चल रहा है बेटा, 3 फेस सर्किट जो लिखा है ना, ये AC सर्किट है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ना स्टार डेल्टा का, जैसे पावर बोलता है, पावर होता है बेटा 3 फेस में √3 VL IL cos phi, ये याद रखना है। अगर ये होता है एक्टिव पावर बेटा ना, रिएक्टिव पावर होता है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, रिएक्टिव पावर होता है √3 VL IL sin phi। अगर बोलेगा एपरेंट पावर, आभासी शक्ति क्या होता है, तो आप बताएंगे बेटा ये वाला, सिर्फ और सिर्फ √3 VL IL, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। लाइन एंड फेज वोल्टेज, अगर स्टार कनेक्शन में होगा ना बेटा, स्टार में होगा, तो यहाँ IL बराबर होगा I फेज के, जो लाइन करंट होता है फेज करंट के बराबर होता है, और जो लाइन वोल्टेज होता है ना बेटा, फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। ये डायरेक्ट थ्योरी बना के देता है। अगर डेल्टा कनेक्शन का बात कर रहा होगा ना, तो लाइन करंट जो होगा फेज करंट के √3 गुने के बराबर होगा, और लाइन वोल्टेज जो होगा ना फेज वोल्टेज के बराबर होगा। ये आपको रिलेशन बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये ऐसा दिया नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा एकदम 100% डन क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, वॉट मीटर मेथड, ये जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा। वॉट मीटर मेथड क्या होता है, आपको अगर डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं 10 दिन में आपको ना पूरा ये टॉपिक का रिवीजन भी करा दूंगा। वॉट मीटर मेथड का ये फॉर्मूला cos phi = cos tan इनवर्स √3 W2 - W1 डिवाइडेड बाय W1 + W2। इससे एकदम 100% आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा और थ्योरी भी बनता है, ठीक है ना। तो एकदम इसको छोड़ के मत जाइएगा। चैट जीपीटी आपको पूरा चीज नहीं बताएगा बेटा, जो चीज बता रहा हूँ ये यहाँ पर सब चीजें मिलेगा। यही वॉट मीटर मेथड आपको मेजरमेंट में भी पढ़ना है, ठीक है ना। यही वॉट मीटर आपको मेजरमेंट में भी पढ़ना रहता है एज अ इक्विपमेंट के लिए, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। अगला है इंडक्शन मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्शन। अगर किसी पेपर में, ध्यान रखिएगा बेटा, फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी पेपर में ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा ना, तो इंडक्शन से कम रहेगा। अगर ट्रांसफॉर्मर से कम होगा तो इंडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर लगभग सेम होता है। पूरा इनका कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर देखा जाए सारा चीजें सेम होगा, बस एक ही डिफरेंस होता है कि इंडक्शन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इंडक्शन में रोटर होता है, ट्रांसफॉर्मर में कोई रोटर नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस होता है, क्लियर है। बाकी सारा फंक्शन इसका सेम है। इंडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, डीसी सीरीज मोटर के जैसा रहता है, ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इंडक्शन मोटर का सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में आपको मेनली रोटर के बारे में पढ़ना है कि स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, और एक स्लिप रिंग इंडक्शन है। जो स्लिप रिंग होगा
वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जरूर पढ़ के जाना है बेटा। इसी में आपको ना स्लिप रोटर फ्रीक्वेंसी इससे न्यूमेरिकल पक्का देगा, इसका भी मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप आराम से उसको देख लीजिएगा बेटा। एक क्वेश्चन में चारों टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको रिलेटिव स्पीड निकालना बताया है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना बताया है, रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो एक क्वेश्चन आपके मल्टीपल कंसेप्ट को बिल्ड कर देगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर बहुत सारा चीज नहीं दिया है बेटा, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रो इंडक्शन बहुत क्वेश्चन बनता है। लॉसेस ट्रांसफॉर्मर से बनेगा, नहीं बनेगा तो इंडक्शन से बनता है, ठीक है। स्पीड इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है स्टार्टिंग मेथड। और साथ में आपको और पढ़ना है ना इसमें, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। ये हो गया ना स्टार्टिंग मेथड हो गया, लॉसेस हो गया, टॉर्क। इसमें ना बेटा ये वाले को इसको ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ना एक स्टार्टिंग टाइम होता है, स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग और एट रनिंग, ये दो कंडीशन होता है। स्टार्टिंग का मतलब है जब आपका रोटर का स्पीड क्या हो, 0 हो, तो स्लिप 1 हो जाता है बेटा। आपका स्लिप का जो फॉर्मूला आएगा, देखिए मैं बता देता हूं, जो स्लिप का फॉर्मूला आता है वो होता है ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns, जहां ns होता है सिंक्रोनस स्पीड, r जो होता है रोटर स्पीड। बोल रहा है अगर रोटर रुका हुआ रहेगा ना, मतलब रोटर की वैल्यू 0 होगी, तो स्लिप जो होता है ना 1 रहता है। स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, या फिर 100% होती है। ध्यान रखना, ये सब चीजें क्लियर हो रहा है इसमें, जो बता रहा हूं समझ आ रहा है। और एग्जाम में आने वाला चीजें ट्रिपल स्टार में बोल रहा हूं, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा। इंडक्शन में कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। ये जरूर पढ़ के जाना है इंडक्शन में। लेकिन आपके लिए जो मेन पॉइंट होगा वो रहेगा बेटा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसका तो आप कभी छोड़ के जाइएगा ही नहीं बेटा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसमें पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट स्प्लिट फेस मोटर, ये पढ़ते हैं ना स्प्लिट फेस मोटर। सभी मोटर का कंस्ट्रक्शन एक ही जैसा रहता है, लेकिन सब में ऑक्सिलरी वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, ये सब नाम सुने ना, मेन वाइंडिंग, ये सब तो सारे चीजों का कितने डिग्री पे रहता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस में रहता है किस में नहीं रहता है, स्प्लिट फेज मोटर। दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तीसरा रहेगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये सब पढ़ते हैं बेटा, ITI वाले भी पढ़ते हैं, डिप्लोमा वाले भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं। चौथा नंबर शेडेड पोल मोटर, ठीक है, ये वाला। ये सबका ना एप्लीकेशन बेटा, कि कौन सा मोटर किस जगह पे यूज होगा। मैं बोलूंगा बेटा प्रिंटर में कौन सा यूज होता है, तो प्रिंटर में आपको तुरंत पता होना चाहिए 5वां नंबर कि स्टेपर मोटर ना प्रिंटर में यूज होता है। और अगर न्यूमेरिकल करना है तो स्टेपर मोटर का न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा। इसका भी न्यूमेरिकल मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। आप सिर्फ अगर भाग्यराज इलेक्ट्रिकल गुरु में आप जाएंगे ना, आपको लगभग सारे चीजों का मैं शॉर्ट्स बना के डाला हूं, एक बार जरूर उस चीजों को रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है ना। ये छोड़िएगा नहीं, चैट जीपीटी ये सब नहीं बताता बेटा, ये सब जो पढ़ाता है उसको पता है कि हाँ ये कितना क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर हो रहा है। अगला आप देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पूरे मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा अगर मेरे को चांस है ना तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है। मैं कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसका मान के चलता हूं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। हाई वेटेज लिखा है ना, ALP में बहुत ज्यादा वेटेज लेता है, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये जो जितना लिखा है ना, इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट है एमीटर, मतलब एनर्जी मीटर, मैगर, CT और PT का थ्योरी। लेकिन आपको साथ में और क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीजें अगर आप नहीं भी देखेंगे ना, मोस्टली इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल का मतलब होता है आपको लिखा दे रहा हूं मैं बेटा ना, ताकि आपको कहीं पे भी मतलब दिक्कतें ना हो। जैसे मैं बोला एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस कौन सा, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट में, दोनों में कि रेजिस्टेंस कितना होता है। एक एमीटर होता है और एक करंट सोर्स होता है,
ठीक है, तो देखिए मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूं। देखिए एक अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट है ना प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है ना। मैं अगर आपको बोलूं सबसे पहला नंबर, ठीक है, कि मैं बोला एक होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक होगा प्रैक्टिकल और एक होगा जो यूज करते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है ना, थ्योरेटिकल। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको बोलेगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रैक्टिकल एमीटर, या फिर अगर मैं बोलूं कि एक होगा जैसे सुने आपने प्रैक्टिकल एमीटर, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर, ये सब का रेजिस्टेंस अच्छे से रट्टा मार के जाइएगा बेटा, क्योंकि ये डेटा रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको लिख के बता दूंगा लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा चल जाएगा। टॉपिक लिख लीजिए आप, जो नहीं समझ आएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये ऐसे इसमें साथ में आपको एकदम ट्रिपल स्टार में ये वाला चीजें लिखना है, पीएमएमसी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ईएमएमसी। एक क्वेश्चन फिक्स है बेटा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। पीएमएमसी डीसी में यूज होता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट एसी के लिए यूज होता है, ईएमएमसी पावर मेजरमेंट के लिए यूज होगा, ये सब लिखना है। पीएमएमसी बिना BINA, ये इसका टॉर्क का इक्वेशन, इसका टॉर्क का इक्वेशन, किसमें एडी करंट डैम्पिंग यूज होता है, किसमें फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है, किसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है। ये सारा चीजें अगर आपको कोई पढ़ाया होगा ना तो वो लिखाया होगा ऐसे, और नहीं लिखाया है तो आप बताइएगा, मैं आपको अपने नोट्स का प्रिंट दे दूंगा, इसी में आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। लेकिन बताइएगा जरूर बेटा कि आपके पास है कि नहीं है, नहीं होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो मैं बार बार बोलता हूं, मैं राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 6 में पढ़ाता हूं, भिलाई में आप आइए, टेक्निकल पूरा मैं ही देखता हूं, पूरा A to Z हम लोग शुरू से बेसिक से लेके एडवांस तक का क्वेश्चन करते हैं। आप प्रीवियस ईयर में उसके रिकॉर्ड को देख लीजिएगा, ठीक है ना। देख इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, सभी को बोल रहा हूं CRO पढ़ के जरूर जाइएगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट होता है जिसमें हम लोग वोल्टेज डिवीजन देते हैं। तो CRO का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, CRO में जो हम लोग वो स्क्रीन पे लगाते हैं वो किसका कोटिंग करते हैं, ये सारा चीजें आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा। और एक और बता दे रहा हूं, एरर्स कि मेजरमेंट में कितने टाइप की त्रुटियां होती है। मैं बोला आपको कि जैसे मेरे को अगर बताना है, मैं बोला एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, स्टैटिक एरर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर क्या होता है, लिमिटिंग एरर क्या होता है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या होता है। आप बोलेंगे सर ITI में तो हम तो कभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन बेटा आपको कुछ चीजें इंजीनियरिंग लेवल पे भी पढ़ना है, और इंजीनियरिंग वाले को भी बोल दे रहा हूं कि ALP के लिए कुछ चीजें आपको ITI लेवल का भी पढ़ना रहता है। क्लियर हो रहा है? तो याद रखिएगा, ये सब ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये तो हमारे लेवल का नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है बेटा, आपको सारा चीज को पढ़ के जाना है। क्लियर हो रहा है? देखिए इल्यूमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एक प्रकार का टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, खासकर इसके यूनिट से। आप बोलेंगे यूनिट का, जैसे ल्यूमेन किसका यूनिट होता है, लक्स किसका यूनिट होता है, कैंडल पावर क्या होता है, यूटिलाइज, ये बहुत छोटा दिया है ना, ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन साथ में आपको लाइट इंटेंसिटी LI का लाइट इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, बार बार पूछता है। आप ITI TO का पेपर देखेंगे ना 2023 वाला, तो आपको पहला ही पेपर मेसेट भी का मिल जाएगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो कैंडेला होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला, ऐसी लक्स किसका यूनिट होता है, ल्यूमेन किसका यूनिट होता है। आप देखेंगे ना इसमें लैम्बर्ट्स लॉ भी है, लैम्बर्ट्स लॉ, तो लैम्बर्ट्स लॉ में लैम्बर्ट्स का कोसाइन लॉ भी है, तो इसको थोड़ा सा इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, थोड़ा पढ़ के जाइएगा बेटा, क्योंकि ये सब पढ़ते हैं,
ठीक है। आपको लाइट पूछेगा कि एक लाइट का डिस्टेंस कितना होता है, साथ में इसी से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना वो आईई रूल से रहता है। आईई रूल क्या आपने पढ़ा है? आईई रूल जैसे मैंने बोला कि भारत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन आईई रूल बोलता है ना कि भारत में जो 50 हर्ट्ज है वो +-3% का वेरिएशन होगा। क्लियर है? अगर मैं बोला हाई वोल्टेज है तो +-10% का वेरिएशन लेके चलूंगा, अगर लो से मीडियम वोल्टेज है तो +-6 का मैं वेरिएशन लेके चलता हूं। ये है आईई रूल। क्या आपने पढ़ा है? मैं बोला कि फैन स्विच का कितना, जैसे एक सॉकेट है तो मैक्सिमम कितने वॉट का मैं प्लग लगा सकता हूं, ये आईई रूल बोलता है। सॉकेट को कितना ऊंचाई तक रखना है, ये सब आईई रूल आपको बताता है। ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, नहीं होगा आपके पास, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स लिख के बताइएगा कि सर मेरे पास ये नहीं है, मुझे आप करा दीजिए 10 दिन में, मैं आपको पूरा का पूरा करा दूंगा। बस मेरा एक ही प्रॉब्लम रहता है बेटा, मेरा बहुत छोटा बच्चा है, वो जब मैं पढ़ाता हूँ नीट वाले को भी, मैं राजस्व में भी पढ़ाता हूँ, तो जब पढ़ा के घर आता हूँ ना तो 2 बज जाता है मेरे को। सुबह 6:30 बजे से 2 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ाता हूँ। फिर जैसे ही आता हूँ तो मेरा बेटा चिपक जाता है मेरे से, छोटा है बहुत, अभी 3 साल का है, तो छोड़ता ही नहीं है। जब वो सोता है ना तब जाके मैं ये क्या करता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए ये यूट्यूब में लेक्चर बनाता हूँ। तो जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं आपको और कंटिन्यू बनाऊंगा। बट ये चीजें आप लिख के ले लीजिएगा कि मैं कभी ना कभी रात को भी बैठ के आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, वो टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। ठीक है ना? ये बैटरी, ये देखिए सेल एंड बैटरी, बैटरी एंड सेल। तो सेल के बारे में सिर्फ आपको सीरीज देखना है कि सेल को सीरीज में क्या है, कहां लगाते हैं, और पैरेलल में लगाने का मतलब क्या होता है, सेलों का जो समांतर क्रम में क्या करते हैं। अगर मेरे को वोल्टेज बढ़ाना है ना सेल का, सारे को सीरीज में लगा दूंगा। पैरेलल में करंट को बढ़ाना है ना, सबको पैरेलल में लगा दूंगा। समझ रहे? सेल में प्राइमरी सेल क्या होते हैं और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सेल में क्या क्या आएगा, ये सब जितने हैं ना ये सब सेकेंडरी सेल है। लेड एसिड सेल, निकल आयरन, ये वो सेल होते हैं ना जिसको मैं बार बार रिचार्ज करके चार्ज करके फिर से यूज कर लूं। प्राइमरी सेल आपने देखा होगा घड़ी वड़ी में जो सेल लगता है, एक बार यूज किया उसके बाद यूज ही नहीं हो, वो फेंका गया पूरा का पूरा, वो प्राइमरी सेल होता है। ठीक है, तो सभी में सेल के बारे में आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, हर एक सेल का बता दे रहा हूं ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, एनोड के रूप में क्या यूज करेंगे, कैथोड के रूप में क्या यूज करते हैं, ये एकदम ध्यान होना चाहिए ये 3 चीज। और साथ में हर एक सेल का ईएमएफ, वो इसका मैंने शॉर्ट्स नहीं बनाया है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी कल मैं आपको शॉर्ट्स दे दूं, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपने एसएससीएल में भी अगर पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आया था भाई 1 क्वेश्चन नियॉन सेल का। ठीक है ना, तो सारे चीजों को मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ये बस इतना ही देखना है। और बैटरी में लेड एसिड बैटरी, निकल आयरन बैटरी, इन दोनों का डिफरेंस देख लिए तो काफी है। चार्जिंग का क्या होता है, चार्जिंग का मैटर, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी का भी कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ ये देखना है कि कौन सा, जैसे मैं आपको बोला लैम्प, तो कौन से लैम्प का लाइफ कितना है, सबसे ज्यादा लाइफ किसका है और सबसे कम लाइफ किसका है। जैसे एलईडी में बोला तो ये अभी इसका लाइटिंग जो लैम्प एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं इनकैंडेसेंट लैम्प तो उसका लैम्प एफिशिएंसी सबसे कम होता है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रखना है। ठीक है ना, ये आर्स के ऊपर पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ये है वायरिंग। तो वायरिंग ये प्योर आईटीआई वाले हैं और डिप्लोमा वाले भी इसको पढ़ते हैं वायरिंग को। इंजीनियरिंग वाले ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये इन लोग का टॉपिक होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा। अर्थिंग क्या होता है, केबल तो पावर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और केबल का मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, सिलबास करके मैंने बोला था, कंडक्टर, इंसुलेशन, लेड शीट, फिर बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, ये सब का कार्य क्या होता है, किससे बनाते हैं, जूट किस में क्या यूज होता है, ये सारा चीजें मैंने आपको शॉर्ट्स में दिया हुआ है भाग्यराज इलेक्ट्रिकल गुरु में। आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं फिर से बना दूंगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। केबल का अर्थिंग का देखना है कि किस टाइप का पाइप अर्थिंग में क्या यूज करते हैं, पाइप अर्थिंग में पाइप का साइज कितना रहता है,
प्लेट अर्थिंग में प्लेट का साइज क्या होता है, सबके साइज के बारे में क्वेश्चन जरूर बनाता है। उसके बाद जैसे डोमेस्टिक वायरिंग में बोलेगा तो बहुत सारे वायरिंग रहते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो कंसील्ड वायरिंग होता है और 3-4 और बैटन वायरिंग होता है, ऐसे करके वायरिंग है। मेरे को टॉपिक इतने सारे चीज हो गए ना कि जबान पर है, बस अभी याद नहीं आ रहा है, बट आपको वायरिंग पता है ना कि कौन कौन सा वायरिंग सबसे बेस्ट होता है, वो सारे वायरिंग का चीजें आपको देखना है। क्लियर है, समझ आ रहा है। फ्यूज के बारे में पढ़ के जानना है कि फ्यूज का जो फ्यूजिंग एलिमेंट होता है उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है। एक फ्यूजिंग मटेरियल का मैं यूज करूंगा तो किस टाइप को मैं बोलूंगा फ्यूजिंग रेजिस्टेंस, या फ्यूजिंग वायर का जो मैं यूज करता हूं वो क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट या लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। ये सब चीजें आपको पूछेगा, बेसिक नंबर, ठीक है ना। कितने रेटिंग के फ्यूज को मैं यूज करता हूं, रेटिंग से भी क्वेश्चन बनाता है। एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, ये सब सर्किट ब्रेकर का है ना, पावर सिस्टम में पूछता है। सर्किट ब्रेकर का सिर्फ और सिर्फ आपको सारे सर्किट ब्रेकर का कितने वोल्टेज पर काम होता है, बस यही आपको पढ़ना है। सर्किट ब्रेकर और उसका वोल्टेज रेटिंग मैं बोलूंगा भाई, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज तक में यूज होता है। क्लियर है, ये पावर सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन ये वायरिंग में दे दिया है। कहा ये चैट जीपीटी बनाया तो आदमी है ना, लेकिन ये पूरा आपको ना लगभग सब चीजें गलत बताता है बेटा, इसलिए ना आप एकदम चैट जीपीटी के भरोसे मत रहा करिए, ठीक है। अभी के बच्चे लोग का यही है, थोड़ा सा कुछ होता नहीं चैट जीपीटी करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा बुक से देखिए, वो आपको सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्योर आईटीआई वाला है और इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देगा ही देगा। शॉक, कैसे शॉक लगता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने टाइप की विधियां होती है, फायर प्रोटेक्शन क्या क्या, फायर पर ये फर्स्ट एड मैं आपको बोलूंगा, इसको पढ़ के जाइएगा। पीपीई पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट एड का मतलब है कि आप कैसे किसी को ट्रीट करते हैं, जैसे किसी को करंट लग गया तो आपका पहला क्या होगा, ये इसमें आपको क्या होगा, केस बेस पे क्वेश्चन बना के दे सकता है, ठीक है ना। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। इसमें आपको मैक्सिमम केस बेस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। साथ में ना चिन्ह जरूर पढ़ के जाइएगा, ऐसे ही बना देगा प्लस वाला, बोलेगा ये किसका साइन होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वाला। देखिए ये सब साइन जो दिख रहा है ना, ऐसे वाला अगर मैं आपको बोला तो ये देखिए, ये जैसे अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, ये वाला जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये किसका साइन होता है, ठीक है। फर्स्ट एड का, ये सिगरेट नहीं पीना है, ये डेंजर होता है। ये डेंजर वाला आपको साइन दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये डेंजर वाला आपको साइन दिख रहा है, ये वो साइन है ना जो आपको रेलवे स्टेशन में हड्डी वाला मिलता है ना, सावधान रहिए वाला, तो इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा फायर ब्लैंकेट, तो ये पढ़ के जाना बेटा कि किस टाइप का रहता है, कितने टाइप के हम लोग वो पढ़ते हैं फायर, और फायर का कितने क्लास ए फायर क्या होता है, क्लास बी फायर क्या होता है, क्लास सी, क्लास डी, कौन से लकड़ी की आग को किस फायर में रखते हैं, ये सब आईटीआई के चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। मैंने बेसिक के उसमें डाला हुआ है, मैंने आपको आईटीआई का पूरा से वो कराया है 1 शॉट में, आप उसको जरूर देखिएगा, टेक्निकल में मिलेगा आपको, ठीक है ना। पीपीई को पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो पीपीई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है ना, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको दिखता है तो ले लीजिएगा। मैं बोलूंगा 5 ईज का पढ़ के जाइएगा कि 5 ई का हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कि ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए, ये सब चीजें आपके ई के 5 ई के पूरे एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है, वो पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना।
जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आपको जो मेन चीजें पढ़ना है ना बेटा, वो सबसे पहले तो पावर प्लांट है, पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में भी आपको सबसे पहला बेसिक चीजें पढ़ना है कि भारत में जनरेशन कितने केवी का होता है, तो 11 केवी का होता है। और भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कौन से प्लांट से जनरेट करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, एकदम याद रखना है, ठीक है। सबसे कम किससे जनरेट करते हैं, तो डीजल पावर प्लांट से हम सबसे कम जनरेट करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये वाला पावर प्लांट का खासकर थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और साथ में ये सोलर वाला। और जैसे अभी आपको पूछा था ना, ये एससीसीएल में विंड पावर प्लांट से बहुत क्वेश्चन पूछ दिया था, तो विंड को इस बार आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एससीसीएल में दिया है तो मैं भी एएलपी वगैरह में कभी कभी उठा के दे देता है, तो विंड और सोलर को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सा सबसे एडवांस लेवल का है, ये सब चीज थोड़ा सा अगर जीके टाइप का भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसको देख के जाइएगा। क्लियर है। ये है इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में मैं इससे बोलूंगा बेटा 5 से 6 क्वेश्चन को एकदम मान के चलिए आएगा ही। डायोड से एक क्वेश्चन देगा, डायोड इसी का एप्लीकेशन से रेक्टिफायर एक क्वेश्चन इससे देगा। जेनर का बस पूछता है कि इसका यूज कहाँ होता है, तो फॉर रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का पूछेगा, सिंबल इसका आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सिंबल देगा बेटा, सिंबल बना देगा, बोलेगा ये किसका है। खासकर ट्रायक और डायक, इसको छोड़ के नहीं जाना बेटा। ट्रायोडिनेसी, डायोडिनेसी ऐसे करके ये वाला, इसको छोड़ के नहीं जाना। ट्रायक के 3 टर्मिनल, डायक के 2 टर्मिनल, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। ये ट्रायक डायक है ना, यूजेटी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। एससीआर से एक क्वेश्चन, ये ऐसे करके चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ के जाना बेटा। एंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट, ये सब रहता है ना। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब बेसिक गेट रहता है। और एक नैंड गेट और नॉर गेट, ये यूनिवर्सल गेट रहता है ये वाला। तो इसको देख के जाइएगा, सबका आउटपुट कैसा बनता है ये सब पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक्स और एक्स नॉर को भी देख के जाइएगा। मल्टीप्लेक्सर देख के जाइएगा कि मल्टीप्लेक्सर डीमक्स क्या होता है और मक्स क्या होता है। एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट, ये क्या होता है, बहुत सारे इनपुट एक आउटपुट, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ के जाना है, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से देख के जाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट था कि सर हम एस्टिमेशन में क्या पढ़े, क्योंकि एस्टिमेशन कास्टिंग से भी क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि एस्टिमेशन में आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनना है। हमारा जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग होता है ना बेटा, वो सिविल वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं। हमको हमारे फील्ड के अंदर ही रहना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए बच्चे लोग देखने जाते हैं ना तो बोलेंगे सर देखिए ये ड्यूरिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग विच ऑफ दिस डिडक्शन आर नॉट मेड, ये कहां पूछा है। देखिए सिविल 2020 का क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का। हम लोग सिविल वाले हैं क्या, तो पढ़ना चाहिए ये वाला। ये सिविल वाले का पूरा काम ही होता है बेटा, तो ये नहीं होता है, ये हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, हमारे इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन पावर ग्रिड का। देखिए पीजीसीआईएल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का ये पूछेगा तो इसको बना सकते हैं। फिर भी चलिए मैं बताते जाता हूं आपको, अगर ये चीजें पूछ भी रहा है तो कैसे बनाएंगे। आप बोलेंगे सर जेई का क्वेश्चन बेटा एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कोई जेई नहीं रहता, आपको बस पढ़ना है और बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग विच ऑफ दिस डिडक्शन आर नॉट मेड, इनमें से कौन सा डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है कटौती नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आपको बियरिंग ऑफ रूफ स्लैब, लिंटल्स ओवर ओपनिंग, कॉर्निस, और एक है इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। तो बियरिंग ऑफ रूफ स्लैब का हम डिडक्शन नहीं करते। वो बियरिंग कैसा होगा, रूफ स्लैब का मतलब समझ आ रहा है ना, छत का जो दीवार रहता है उसका, इसका हम डिडक्शन नहीं करते, वो बाद में हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तो क्वेश्चन हो गया। दूसरा बोल रहा है इन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देखिए एसएससी जेई 2024 में शिफ्ट 3 में पूछा हुआ है, द एस्टिमेटर मस्ट अंडरस्टूड
understand production cost, including labor and material cost of product, as well discount on purchases in order to, किसमें वो सबसे ज्यादा मतलब जितना भी आपको एस्टिमेटर मिलेगा ना, एस्टिमेशन बनाते हैं, मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं हमेशा जो एस्टिमेशन बनाऊंगा ना अपना प्रॉफिट देख के ही बनाऊंगा बेटा, ये नहीं कि मैं लॉस पर जा रहा हूं और उसको बहुत अच्छा काम दे रहा हूं, ऐसा नहीं। कोई भी चीजें ना ये हमेशा प्रॉफिट पे चलता है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, वर्क आउट प्रॉफिट, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन मेन तो प्रॉफिट होगा। मेरे को पोसाएगा तब तो मैं काम करूंगा, मेरे को पोसाएगा ही नहीं तो मैं कहां से काम करूंगा। कोई भी व्यक्ति पोसाएगा नहीं तो कहां से काम करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? देखिए अगला, What is the proposal and electrical estimation submit in response to request for information regarding upcoming electrical project? आप कहीं किसी गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट लेना है तो उसको आप किस नाम से जानते हैं? आपने सुना है ना बेटा, टेंडर, टेंडर सुना है ना, बस ये टेंडर हो गया। एनएचपीसी 2023 में आया हुआ ये वाला, 2023 अक्टूबर 2026 का, 2025 का ये पेपर में हुआ था, ये आया हुआ है, ठीक है। In electrical estimation and costing, if the estimator want to justify his work, he must knowledge of teaching and also his statement should be based on। बोल रहा है कि अगर एक एस्टिमेटर है उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, टीचिंग का मतलब यहाँ पढ़ाने का नहीं, सिखाने वाला नॉलेज है, बढ़िया। एंड ऑल्सो हिज स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन, उसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, किसके पर आधारित होना चाहिए। तो हमेशा जो भी एस्टिमेटर होता है ना उसका जो वो रहता है, एस्टिमेटर जो रहता है हमेशा लाइव एविडेंस के ऊपर रहता है। जैसे उसको पहले साइट आप दिखाएंगे तो जाके पूरा देखेगा, अच्छा यहाँ पे केबल लगाना है, अच्छा यहाँ पे वायरिंग करना है, ठीक ठीक, यहाँ पे ये देखिए सर आपका ये सब हो के ना मोटा मोटी आपका 6 लाख का बिल बनेगा। और थोड़ा सा वर्कर का देखेंगे तो 5 से 10% वर्कर का देख के वो अपना पूरा प्रॉफिट निकाल के बताएगा, ठीक है ना। तो हमेशा लाइव एविडेंस पर ये काम करता है। क्लियर हो रहा है? देखिए ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के पेपर में आया हुआ है। देखिए क्या पूछ रहा है, विच कॉस्टिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। कौन सा ऐसा होगा जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल पे इंस्टॉलेशन पे काम करता है। रफ एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस नहीं भाई, लमसम एस्टिमेशन नहीं, गैस वर्क एस्टिमेशन नहीं, डिटेल्ड आइटम वाइज कॉस्टिंग ही होगा। लार्ज अगर इलेक्ट्रिकल का काम करने जाओगे ना तो आप उसको लमसम नहीं दे दोगे, या ऐसी नहीं कि एक्सपीरियंस के साथ हाँ भैया 50 लाख लगेगा, ऐसा नहीं। मैं भी 60 लाख लग गया तो कॉन्ट्रैक्टर अपने जेब से थोड़ी ना देगा। तो ये सब चीजें आपको समझना है कि ये बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने ऊपर लेके देखिएगा कि आपको मैं मैनेजर बना दिया, आपको मैं कॉन्ट्रैक्टर बना दिया तो आप क्या करेंगे, लोगों को सेवा देंगे कि पहले अपना प्रॉफिट निकालेंगे। ये सब चीजें देखेंगे तो आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग रिफर टू द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट रेट ऑफ मटेरियल, लॉस ड्यू टू द फ्लड एक्सेट्रा। अचानक से क्या हुआ, आपने घर का काम कराया मान लीजिए और बहुत तेज बारिश हो गया, आज ही आपने सीमेंटिंग कराया है, बारिश उसी दिन हो गया, 1 घंटे में पूरा सीमेंट बह गया, या अचानक से बाढ़ आ गया, अचानक से वो साला टूट गया, तो इसको बोलते हैं अचानक से होने वाला चीजें। तो ये क्या है, अब जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो बोलेगा सर मेरे को थोड़ी ना पता था ऐसा होगा, अब ये आपका एडिशनल खर्चा हो गया है, ये तो आप ही को देना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना दूंगा। तो आप ही को करना पड़ेगा ये सब, आपका घर है तो आप ही को करना पड़ेगा, आपका साइट आप ही को करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लेबर चार्ज में नहीं कटेगा भाई, प्राइस लिस्ट भी नहीं होगा, कंटीजेनियस इसको बोलते हैं। कंटीजेनियस का मतलब होता है इमरजेंसी में एक चीजों और लखे रहता है, उसका 5 बोरी रहेगा ना तो आपसे 6 बोरी का पैसा लेगा कि भैया मैं 6 बोरी मंगवा लेता हूँ, समझ रहा ना। वो कंटीजियस में एक दरुए को देखोगे ना जो सिगरेट वगैरह पीता है वो क्या करेगा, एक सिगरेट ऐसे कान पे रखे रहता है ऐसे, क्यों, सब सिगरेट वगैरह खत्म हो जाएगा ना तो यहां से निकाल के सुट्टा मार देता है। ये मैं बता रहा हूँ, मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता भैया ना तंबाकू खाता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ, मैं ये सब नहीं करता, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कंटीजियस प्लान में रहता है, ठीक है। आप देखेंगे और इस टाइप का, देखिए ये एएलपी में पूछा हुआ है, ओवरहॉलिंग इज द पार्ट ऑफ डैश मेंटेनेंस। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है जब आप किसी जगह पे ना, मतलब मान लो कोई मोटर है उसको पूरा खोल दिए, पूरा जैसे एसी हो गया, आप उसको पूरा खोल दिए और उसमें जो जो बिगड़ा हुआ पार्ट था ना उसको निकाल के या तो आप बना के रख दे रहे हैं या बना के लगा रहे या उसको पूरा रिपेयर करके लगा रहे या फिर उसको पूरा बदली कर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग। तो ये ओवरहॉलिंग किस टाइप के मेंटेनेंस
में आता है, तो ओवरहॉलिंग करेक्टिव मेंटेनेंस में नहीं होगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में नहीं होगा, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में होता है ना, ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में नहीं। प्रेडिक्टिव का मतलब होता है ये आगे खराब हो सकता है भाई, इसका मेंटेनेंस दे देना। करेक्टिव का मतलब है ये साला रीडिंग ढंग का नहीं ले रहा है, इसको थोड़ा ठीक करो, तो थोड़ा देख तो, नट वट टाइट करके देख तो, शायद हो सकता है पॉइंटर भागे ऐसे, तो ये करेक्टिव मेंटेनेंस में आ जाता है, ठीक है ना। तो ओवरहॉलिंग किस में आएगा भाई, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आएगा। बात समझ आए। देखिए ये क्या लिखा है, एनएचपीसी जेई के पेपर में आया हुआ है, थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन। देखिए लिखा है, इन इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अ वैलिड कोटेशन शुड ऑलवेज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। एक वैलिड कोटेशन इनमें से किसमें अच्छा होता है, इनमें से कौन सा चीजें रहता है जिसको मैं बोलूंगा वैलिड कोटेशन है भैया। तो ये साइट फोटो नहीं भाई, ये सिर्फ साइट का फोटो कोटेशन नहीं होता। टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड वैलिडिटी पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो आपको बोलेगा कि भाई आपको पेमेंट कैसे करेगा, तो बोलेगा भैया 6 महीना काम चलेगा ना, आप हर महीना मेरे को पेमेंट दे देना, या हर 15-15 दिन में देना, कोई कोई 10-10 दिन में देता है, उसको वर्कर को भी पेमेंट देना रहता है। तो बोलेगा भैया आप मेरे को हर 10-10 दिन में पेमेंट करिएगा, आपका कुछ 25 लाख रुपए बचा है ना, 25 लाख लगेगा, तो आप हर 10-10 दिन में मेरे को पेमेंट करिएगा, 6 महीने में मैं आपका बना दूंगा। तो इसमें टाइम पीरियड भी आ गया और कैसे आप उसको पेमेंट देंगे वो भी आ गया। तो ये होता है टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड वैलिडिटी पीरियड। अल्टीमेटली टर्म्स ऑफ पेमेंट ही काम का चीज होगा, बाकी और कुछ काम का चीज नहीं होगा। क्लियर है। तो ये सब ना आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ये सब आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, आपको ना पूरा एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। ये मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे को पता है वीडियो लंबा है, लेकिन आप एक बार देखेंगे ना, आपको बार बार ये सब चीजें टेंशन लेने का जरूरत नहीं होगा। तो और आपको अगर ना मान लीजिए कभी लगता है कि भाई और क्या क्या आ सकता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, तो जब एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको बस यही चीजें नहीं मिल रहा है ना, आपका सबसे अच्छा साथी कौन है, चैट जीपीटी। आपको इसके में पूरा 100% बिलीव नहीं करना है बेटा, बस आप देख लेना। चैट जीपीटी को लिख के भेजोगे ना, सुनना बे मेरे को, वो पूछेगा हाँ भाई बता क्या हो, तो लिख के भेजना कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग से इलेक्ट्रिकल में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एएलपी सीबीटी 2 के हिसाब से और एई के या जेई के हिसाब से। वो पूरा आपको ना 50 से 100 क्वेश्चन का एक सेट दे देगा, आप वन लाइनर एक एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ आएगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन बनता है क्या। आप 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गया तो आप उससे नहीं बना लेंगे, बना तो बना ठीक है, नहीं तो अपने को कौन सा बार टॉप करना है, अपने को तो 75 में सिर्फ 40 नंबर लाना है, ये पेपर निकालना है, मेन तो नॉन टेक पे करना है। क्लियर है, अपना एम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा बेटा। मैं बस बोल रहा हूँ, मेरा जो वीडियोस है आप बस अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मैं आपका टेक्निकल जरूर क्लियर करवा दूंगा कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। बस भरोसा रखिए, थोड़ा लेट होता है लेकिन मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।